हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का 7। इसमें लेखिका विजेंद्र पाल ने, जो कि भारत की पहली महिला थी जो एवरेस्ट की शिखर तक पहुंची थी, उन्होंने अपनी एवरेस्ट की यात्रा का पूरा बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। लेखिका बताती हैं कि 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए उनका हवाई जहाज़ रवाना हो गया था। उनसे पहले एक दल था जो कि पहले ही बेस कैंप में पहुंच चुका था, जिसका नेतृत्व प्रेमचंद जी कर रहे थे। वह कहती हैं कि नमचे बाज़ार, जो कि शेर पोलैंड का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पे जितने भी शेरपा आते हैं वो उसी स्थान से आते हैं। नमचे बाज़ार ही वह जगह थी जहाँ सबसे पहले मैंने एवरेस्ट को देखा था। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो नाम लेखिका को भी बहुत अच्छा लगा। वह कहती हैं कि जब मैंने एवरेस्ट को बहुत ध्यान से देखा तो मुझे वहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्फ़ का फूल सा दिखा। ये बर्फ़ का फूल क्या था? जब बर्फ़ इकट्ठी एक जगह पे हो जाती है तो वो एक आकृति ले लेती है, कभी कोई कभी कोई। तो इस तरह वो एक बर्फ़ का फूल लग रही थी। लेखिका कहती हैं कि वह ऐसे लग रहा था जैसे कि वो 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वह एवरेस्ट के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई और मन ही मन ये सोच रही थी कि अब तो मैं एवरेस्ट की यात्रा अपनी पूरी करके ही रहूं। वह 26 मार्च को अपने दल समेत पेरिस पहुंच गई थी। जैसे ही वहां वह पहुंची, वहां पर उसे एक शेरपा की मृत्यु की खबर सुनने को मिली। वो पूरे 16 शेरपा थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई, 4 घायल हो गए। बर्फ़ की चट्टान के खिसक जाने से उनकी मृत्यु हुई थी। यह सुनकर एक बार तो लेखिका बहुत घबरा गई। तभी उनके अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने उन्हें बताया कि एवरेस्ट की चढ़ाई में हमें इन खतरों का सामना करना ही पड़ता है। हमारी मृत्यु भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है और हम ठीक ठाक ऊपर पहुंच भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नेता प्रेमचंद, जो हमसे पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, वो 26 मार्च को हमारे पास पेरिस लौट आए और उन्होंने हमें यह बताया कि उन्होंने 6000 किलोमीटर तक का रास्ता बिल्कुल साफ़ कर दिया है। कहीं पर उन्होंने पुल बनाया, रस्सियाँ बांधकर, झाड़ियों से रास्ता का निशान लगाया, चिन्ह लगाए, सब कुछ उन्होंने साफ़ कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें यह बताया कि यह एक ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। जितना हम काम करके आए हैं, साफ़ सफाई करके आए हैं, हो सकता है कि हम जब जाएं तो हमें वो काम दोबारा करना पड़े। हिमपात के कारण वहाँ का रास्ता फिर से बंद भी हो सकता है। जैसे हम बेस कैंप में पहुँचे, हमें एक और मृत्यु, जो कि एक रसोई सहायक था, जलवायु अनुकूल न होने के कारण उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। वह कहती हैं कि एवरेस्ट को उन्होंने पहले भी 2 बार देखा था, लेकिन एक बहुत दूरी से। लेकिन जब वो बेस कैंप पहुंची और उन्होंने वहाँ पर लहौत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारा, तो यह दृश्य देखकर वो बहुत हैरान हो गई। दूसरे दिन वह बताती है कि वह अपना काफ़ी सारा सामान लेकर के हिमपात के आधे रास्ते तक ले गई थी। डॉक्टर मीनू मेहता ने उसे बताया कि उनसे पहले वाली दल ने, मतलब अग्रिम दल ने, वहाँ पर लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करके एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाए, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों का बांधना, अब ये सब काम वे पहले कर चुकी हैं, जिसकी डॉक्टर मीनू मेहता ने उसे जानकारी दी। तीसरे दिन उन्होंने कैंप से चढ़ने की चढ़ाई शुरू की। रीता, गोम्बू तथा वह तीनों एक साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी भी था, जिससे वे अपनी सारी सूचना कर्नल खुल्लर को दे रही थी। जब हमने उन्हें अपने कैंप 1 पर पहुंचने की सूचना दी तो उन्होंने हमें बताया कि हम पहली भारतीय महिला हैं जो कैंप 1 तक पहुंची हैं। अंगदोर्जी, लोबसांग और गगन बिस्सा आखिरकार साउथ कोल तक पहुंच गए। 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने एक कैंप 4 लगाया। यहाँ पहुँच के लेखिका को एक बार बहुत राहत मिली। आप ये सब जो नाम है, अंगदोर्जी, लोबसांग, गगन, डॉक्टर मीनू, ये सबको ध्यान से
बेटा याद रखना। लेखिका ने बताया कि एक दिन अप्रैल के महीने में जब वो बेस कैंप में थी, तब शेरपा तेंजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी को वहाँ पर साथ लेकर आए और सभी पर्वतारोही मतलब जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, उनसे मिलकर उन्होंने बात की। लेखिका ने उन्हें बताया कि मैं तो अभी नौसिखिया हूँ और मुझे एवरेस्ट पर चढ़ने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। इस पर शेरपा तेंजिंग ने लेखिका के हौसले का इस पर शेरपा तेंजिंग ने लेखिका पर विश्वास जताते हुए उसकी सफलता की प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि वह तो एक पर्वतीय लड़की है और वह एक पर्वतीय लड़की है और वह शिखर तक पहले ही प्रयास में पहुंच जाएंगी। 15-16 मई 1984 बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में लेखिका थी। इसमें लेखिका बता रही हैं कि वो 15 और 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर जो नायलॉन के कैंप तंबू थे, उनमें से जो कैंप नंबर 3 में था वह उनमें आराम कर रही थी। उनके साथ 10 व्यक्ति और थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। तंबू मतलब टेंट। एंडी शेरपा तथा 8 अन्य लोग दूसरे टेंट मतलब तंबुओं में थे। रात को जब वह गहरी नींद में सो रही थी, तभी 12:30 बजे उनके सिर के पिछले हिस्से से एक भारी चीज़ आकर के टकराई। लेखिका को वह बहुत ठंडी ठंडी सी महसूस हो रही थी और वो उसको कुचलते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। लेखिका कई फीट नीचे बर्फ़ के दब गई। उनके साथी लोब्सांग और तशारिंग उनके साथ तंबू में ही थे। लोब्सांग ने अपने स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया लेखिका के लिए। वे बड़ी हिम्मत से लेखिका को बचाने का प्रयास में जुटे हुए थे। आसपास के जो कई हिमपिंड मतलब हिम के जो गोले थे, उनको उन्होंने खोद कर साफ करके लेखिका को बड़ी मुश्किल से बर्फ़ से निकाला। लेखिका मौत के मुंह से बच गई। कर्नल खुल्लर ने उनके इस अभियान की बहुत ज़्यादा तारीफ करी। सुबह 16 मई प्रातः 8 बजे, प्रातः मतलब सुबह 8 बजे सभी बेस कैंप पर सुरक्षा दल पहुंच चुके थे। कई शेरपाओं की टांग की हड्डी टूट गई थी, जिनको वह अपने स्ट्रेचर पर लटा करके सुरक्षा दल वाले नीचे ले गए। सभी जो 9 पुरुष थे, किसी की हड्डी टूट गई, किसी की कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी को चोट लग गई, उन सबको सुरक्षा दल के लोग बेस कैंप में ले गए। कर्नल खुल्लर ने इस अभियान की जमकर तारीफ करी। वह कहती हैं कि जैसे ही वह साउथ पोल कैंप में पहुंची, उन्होंने अपने ऊपर चढ़ने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वह साउथ पोल कैंप में बाकी अपनी 2 महिला साथियों से पहले पहुंच चुकी थी। उन्होंने वहां पर कुकिंग के लिए गैस का, ऑक्सीजन सिलेंडर का सबका प्रबंध करना शुरू कर दिया। दोपहर 1:30 बजे उनका एक साथी बिस्सा आया। उसे मैंने चाय दी, पीने के लिए मतलब गर्म पानी दिया। उसने बताया कि जय और मीनू अभी बहुत ही पीछे हैं। दोपहर के बाद मैं अपने दूसरे साथियों की मदद के लिए चल पड़ी। मैंने एक थर्मस में जूस लिया, दूसरे में गर्म चाय लेकर के मैं चल पड़ी। जैसे ही मैं कैंप से बाहर निकली, तभी मेरी मुलाकात मीनू से हुई। उसने मुझे बताया कि अभी तो जय काफ़ी पीछे है। उसे तो वह जनेवा स्पर की चोटी के नीचे मिला था। उसने चाय पी और मुझे कहा कि तुम नीचे मत जाओ, लेकिन मेरी बात सुनकर कि मैं तो जाऊंगी और उसकी मदद करूंगी, यह सुनकर वो हैरान रह गई। लेखिका कहती है कि मैंने उससे कहा कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ पर्वतारोही। जब हम साथ आए हैं सारे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं बाकियों की मदद के लिए नीचे ज़रूर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद हम सब साउथ पोल कैंप पर पहुँच गए। साउथ पोल कैंप पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन वह कहती हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई। मैंने बर्फ़ पिघलाकर चाय बनाई, कुछ बिस्कुट खाए, आधी चॉकलेट खाई और नाश्ता करके
5:30 बजे मैं अपने तंबू से निकल गई। अंगदोजी मेरे लिए बाहर खड़े हुए थे और कोई भी आसपास नहीं था। वह बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे। अंगदोजी ने पूछा, क्या वह उनके साथ आगे की यात्रा करेंगी? सुबह 6:20 पर जब अंगदोजी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले ऊपर की चढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसे बहुत ठंड महसूस हो रही थी और वहाँ से हमने बिना किसी रस्सी के अपनी यात्रा शुरू कर दी। कहती हैं कि बर्फ़ की ढलान चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे शीशे की चादर बिछी हुई हो। हमने बर्फ़ को हटाने के लिए रास्ते में फावड़े का भी इस्तेमाल किया। 2 घंटे से भी कम समय में हम शिखर कैंप तक पहुंच गए। जब अंगदोजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ, तो मैंने उन्हें कहा, नहीं, मैं अभी तक ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम 1 बजे तक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमसे पहले वाले शिखर दल ने शिखर कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। अंगदोजी और लेखिका रास्ते की सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिर शिखर कैंप तक पहुंच गई। दक्षिण शिखर के नीचे लेखिका को लहाटू मिला, जिसने लेखिका की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी, जिससे उसे सांस लेने में काफ़ी आसानी होने लगी। अब लेखिका को यह सफ़र बहुत ही आसान लगने लगा था। जमी हुई बर्फ़ को काटते हुए, बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए, ठंडी ठंडी हवा मतलब बहुत जब बदन को जी रही थी, इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस तरह वह लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई। उन्होंने वहां पर जाकर लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी पर माँ दुर्गा का चित्र, उनकी एक फ़ोटो तथा हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ़ के नीचे दबा दिया और एक छोटी सी पूजा की। इस क्षण में मुझे अपने माता पिता की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैंने अपने नेता अंगदोजी को झुककर नमस्कार किया और उनकी इस प्रोत्साहन को अंगदोजी, जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उनको झुककर नमस्कार किया। उन्होंने मुझे मेरे एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ने के लिए बहुत बहुत बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुजर जी वहां पहुंचे और उन्होंने हमारी फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। तभी लाटू ने हमारी एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना कर्नल खुल्लर को दी और कर्नल खुल्लर ने कई लोगों के समेत लेखिका को उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई दी। कर्नल खुल्लर ने उन्हें कहा कि इस देश को तुम पर बहुत बहुत गर्व है, क्योंकि तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हो। आशा है कि आपको इस पाठ का सार बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कृपा करके आप कमेंट सेशन के ज़रिए मुझसे बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।